यार इंटरव्यू किस बेसिस पे एक बच्चे को सेलेक्ट करता है एंड दूसरे बच्चे को रिजेक्ट? स्टार्टअप्स कितना पे करती हैं? क्या मैं फाइनल ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सो दिस आर सम ऑफ द डाउट जो मुझे आपको हर किसी को होता है। सो इन दिस वीडियो हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनसे हम ये सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो पहले मुझे उनको इंट्रोड्यूस करा देने दो। सो द वन हु इज कमिंग विद अस इज कीर्ति पुरस्वानी दी। Hi guys, so excited to be here. So okay, let me give a brief introduction about her. She is a software developer working right now at Intuit. इन्होंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में भी काम किया है एंड इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये एजुकेशनल कंटेंट अपलोड कर रही होती हैं। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, वीडियो 15 मिनट्स अराउंड की है, इस वजह से मैंने टाइम स्टैम्प में एक एक चीज़ ऐड कर रखी है। सो जो क्वेश्चन आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गो एंड वॉच दैट। बट आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो, इट्स माई प्रॉमिस कि डेफिनेटली आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। मूविंग फॉरवर्ड अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही है, आई डायरेक्टली वांट टू स्टार्ट द वीडियो। बट एक चीज आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, आप जैसे ही वीडियो देखने जाओगे मेरे ये छोटे से बाल अचानक से बड़े हो जाएंगे। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बाद में शूट कर रही हूँ, इस वजह से ऐसा होगा, बट नेवर माइंड इट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दी आई एम श्योर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे। सो एज अ कैंडिडेट मुझे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता था और रहता है अभी भी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं लिया है, कि यार किस बेसिस पे एक बंदे को कोई रिजेक्ट करता है एंड देन किसी को सिलेक्ट कर लेता है, लाइक व्हाट इज क्राइटेरिया। मैं चाहती हूँ आप इसके अराउंड थोड़ा सा एलाबोरेट करो। कोई एक क्राइटेरिया नहीं होता है, देखो मल्टीपल चीज़ें होती है, हर इंटरव्यू अलग होता है। बट अगर ओवरऑल पूछा जाए ना तो यूजुअली थॉट प्रोसेस देखा जाता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, अगर टफ क्वेश्चन है, इंटरव्यू को समझ आ जाता है यार कि आपने ये पहले क्वेश्चन देखा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है कि नहीं, तो इंटरव्यू ये नहीं देखता कि फाइनल आप पूरा का पूरा लिख पा रहे हो कि नहीं, वो देखते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या है। इवन टफ से टफ क्वेश्चन कभी कभी मतलब इंटरव्यू एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता आपसे कि आप पूरा का पूरा कोड लिख दोगे। कभी कभी ऐसे भी केसेस होता है, और कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो फिर इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि हाँ आप पूरा बता पाओगे और साथ में कोड भी लिख दोगे। पर जो मेन चीज़ होती है वो देखते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या है, कि आप सोच पा रहे हो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, कैसे आपको बनाया जा सकता है, और थॉट प्रोसेस के बाद आप उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं इंटरव्यू में और कुछ बोलते नहीं है। तो आप जो जो सोचते जा रहे हो वो बोलते जाओ, इसीलिए मॉक इंटरव्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके दी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज इंटरव्यूअर ने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे, दोनों क्वेश्चन का मुझे थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है कि लाइक ऐसे ऐसे करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, बट फाइनली मैं उसको कोड नहीं कर पा रही प्रॉपर्ली, मतलब कुछ जगह जाके कहीं कहीं अटक जा रही हूँ, एंड तक नहीं पहुंच पा रही। सो इन दैट केस इंटरव्यूअर मेरे को क्या करेगा, लाइक इट वुड बी अ पॉजिटिव कि सेलेक्ट करो या इट वुड बी अ नेगेटिव कि नहीं सेलेक्ट हो रही होंगी? ठीक है, तो देखो इसमें भी 2 चीज़ें होती है। एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो अगर आपने अप्रोच बता दिया दैट मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है ना, बट अगर आप अपने ही सोल्यूशन को कोड में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कोडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर आप थोड़ा बेसिक भी कोड कर पा रहे हो तो फिर इट्स ओके है ना, मतलब वो अगेन सब्जेक्टिव हो जाता है। फिर क्या होता है यूजुअली जैसे आपने 3-4 इंटरव्यूज दिए, अगर एक इंटरव्यू में अगर आपने पूरा कोड कर दिया था, अगर आपकी अच्छी थी, तो बाकी इंटरव्यू समझ जाते हैं कि ठीक है इसने यहाँ पे तो एटलीस्ट कोडिंग वो कर दिया था ना, तो यहाँ पे अगर पूरा कोड नहीं लिख पाई, अप्रोच बता दिया, टाइम नहीं था, तो फिर ठीक है। पर अगर आप अपने ही सोल्यूशन को पूरा कोड में ही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो उसका मतलब होगा कि आपको कोड लिखना नहीं आता, मतलब आप जो सोच रहे हो आप उसको कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, है ना। तो वो बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है। तो एटलीस्ट एक आध इंटरव्यू तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ये बता पाओ कि हाँ आप कोड भी लिख सकते हो, फिर वो होता है कि हाँ इंटरव्यू साथ में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो इज इट लाइक अगर किसी कंपनी के 4-5 राउंड्स हो रहे हैं तो वो सारे इंटरव्यूअर्स लास्ट में ऐसे डिसाइड कर रहे होते हैं बेस्ड अपॉन सम पॉइंट्स और समथिंग लाइक दैट? देखो हर कंपनी में ऐसा नहीं होता, हर कंपनी का प्रोसेस अलग होता है। तो मैं अभी 3-4 कंपनीज देखी है, तो कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि हाँ एंडिंग में बैठ के देख रहे हैं, बट यूजुअली देखो क्या होता है कि एक फीडबैक देंगे कि हाँ इसकी ये स्किल्स अच्छी थी, ये स्किल्स अच्छी नहीं थी, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी थी, कोडिंग नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं थी। तो एंडिंग में पूरा ऐसे एक बार जो डिसीजन मेकिंग होता है वो तो देख ही लेता है। बट अगर आपका एक ही इंटरव्यू में एकदम बिगिन हो गया, जैसे फर्स्ट राउंड में हो गया कि ना आप अप्रोच बता पाए, ना कोड लिख पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो फिर नेक्स्ट राउंड तक आप जाते ही नहीं हो, तो फिर तो नहीं होगा, है ना। तो वो हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के पास मतलब कुछ कंपनी के पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हर कंपनी के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो एंडिंग में बैठ के देख पाए, तो ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में अगर उसने फीडबैक दिया कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, तो नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, मैं देखूंगी कि आपकी कोडिंग अच्छी है कि नहीं, तो मैं थोड़ी ईजी क्वेश्चन पूछूंगी, मे बी नॉट दैट हार्ड लेवल, कि अपन का डिस्कशन में उतना टाइम ना जाए बल्कि कोडिंग में ज़्यादा टाइम जाए, है ना। तो वो बहुत ही इंटरव्यू स्पेसिफिक चीज़ होती है। हम सारे पैरामीटर्स को वो देखना चाहते हैं कि आप सोचते कैसे हो, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप कोड कैसे लिख पाते हो। Does that answer your question?
सो या इसका आंसर मुझे भी अब समझ में आ गया है कि मतलब लोग क्या देखते हैं और किस बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं और रिजेक्ट होते हैं. सो नाउ मूविंग ऑन टू माय सेकंड क्वेश्चन. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टार्टअप्स आजकल काफ़ी अंडररेटेड रहती हैं. लाइक पर्सनली कोई चाहता नहीं है स्टार्टअप्स में काम करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार स्टार्टअप्स पे कम करती हैं, वर्क कल्चर बहुत इंटेंस होता है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा वो काम कराएंगी या काइंड ऑफ स्टफ लाइक दैट. सो आपने खुद एक स्टार्टअप में काम किया है, सो आई वांट टू नो कि लाइक आपको क्या डिफरेंस फील हुआ जब आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे और एक एमएनसी में काम कर रहे थे. एज वेल क्या आप सजेस्ट करते हो फ्रेशर्स को या किसी को भी कि हाँ भाई तुम जाओ और स्टार्टअप्स में काम करो? ओके सो बहुत सारे पैरामीटर्स है इसके. तो स्टार्टिंग विद कि स्टार्टअप्स कैसा पे करते हैं, तो कुछ स्टार्टअप्स है जो बहुत अच्छा पे करते हैं, जिनकी फंडिंग मिली होती है, दे पे ऑलमोस्ट एज गुड एज एमएनसीज इफ नॉट मोर, कुछ इवन ज़्यादा भी पे करते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टअप्स पे अच्छा नहीं करते, इट्स जस्ट अबाउट कि आप कौन से स्टार्टअप जा रहे हो. तो पे तो है अच्छी, मतलब दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न. सेकेंडली आता है आपका वर्क कल्चर की बात. तो देखो स्टार्टअप्स और एमएनसी में क्या डिफरेंस है, ये है कि स्टार्टअप्स में आपका कोड बन रहा है अभी, है ना, मतलब स्क्रैच से बन रहा होगा अभी, यूजुअली आप बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट पे होगे. और एमएनसीज में क्या होगा, पहले से कोड लिखा होगा. जैसे बड़ी कंपनीज ले लो, 20 साल से कोड लिखा हुआ है, चल रहा है, आप उसके ऊपर कुछ फीचर्स डेवलप करते हो या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हो, है ना, पर कोड पहले से लिखा हुआ है. तो अगर आप वर्क वाइज देखोगे तो स्टार्टअप में आपको ज़्यादा सीखने मिलेगा, क्योंकि आपको पूरा आइडिया मिलेगा. अनलेस आपके एमएनसी में कोई ऐसी टीम है जहाँ पे आप कुछ स्टार्टिंग से बन रहा है, अगर कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो बात अलग है. बट यूजुअली एमएनसीज में ये केस होता है कि प्रोडक्ट पहले से है, आप उसके ऊपर डेवलप कर रहे हो, है ना. तो वो टीम स्पेसिफिक होता है. कुछ एमएनसी में अगर आप एकदम स्टार्टिंग वाली टीम में हो तो इट इज जस्ट लाइक वर्किंग इन अ स्टार्टअप विद अ गुड कल्चर ऑल्सो. तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी टीम स्पेसिफिक. पर स्टार्टअप्स में क्या होता है कि यूजुअली ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है ना. अब आती है वर्क कल्चर की बात. देखो स्टार्टअप्स में अगर आप काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा ना हो जितना एमएनसी में होगा. बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप अपने करियर के किस पॉइंट पे हो. तो जैसे मैंने जब स्टार्टअप में काम करना स्टार्ट किया था, इट वाज लाइक मेरे को बस 1.5 years हुए थे ऐसे करियर में. एंड मतलब मेरी ऐसी कोई गृहस्थी टाइप की है नहीं उस वक्त, मतलब मैं पूरे टाइम काम पे फोकस कर सकती हूँ. एंड आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई लर्निंग कर्व. मैं बहुत सारे सीखना चाहती थी क्योंकि मैं नॉन सेल्स बैकग्राउंड से हूँ. तो उस वक्त मेरे लिए स्टार्टअप बहुत ही सही चीज़ थी, क्योंकि मेरे को इतना सीखने मिला जितना मेरे को किसी और कंपनी में सीखने नहीं मिला. इवन टैली जो यूजुअली छोटी कंपनी थी, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, कंपेयर टू इंटूइट, मेरे को वहाँ पे ज़्यादा सीखने मिला, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ही डाइवर्स चीज़ों पे काम करी थी. मुझे एंड टू एंड पूरा कोड पता था, मैं रिस्पॉन्सिबल थी बहुत सारा कोड लिखने के लिए, है ना. बट इंटूइट में हम फीचर्स दे रहे हैं एंड बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, टीम्स होती हैं. तो अगर आप देखो कि लर्निंग कर्व जहाँ कहाँ ज़्यादा अच्छा था, इट वॉज इन टैली एंड इन स्टार्टअप. बट वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ अच्छी है, टीम कहाँ ज़्यादा अच्छी है, डेफिनेटली इंटूइट. सो इट्स अ ट्रेड ऑफ सॉर्ट ऑफ यूजुअली. बट अगेन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने करियर पॉइंट पे क्या करना चाहते हो. जैसे अगर समवन हु हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो मे बी स्टार्टअप में काम करना इतना वो नहीं करेगा अनलेस ही और शी इज़ वेरी वेरी मोटिवेटेड कि हाँ ये करना ही करना है. मे बी उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपेयर टू लर्निंग कर्व. तो इट डिपेंड्स कि आप अपने प्रोफेशनल करियर के कौन से टाइम पे हो, मतलब व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस. वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब वो ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है कि स्टार्टिंग से काम करने मिले, कि वो ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और छोटे से फीचर से भी बिलियंस को इम्पैक्ट कर पाऊँ थ्रू एमएनसीज. सो अभी आपने आंसर किया ना, तो मुझे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि आपने मेंशन किया कि आप खुद एक नॉन सीएससी बैकग्राउंड से थे. सो मुझे ये चीज़ जाननी है, लाइक आप जब नॉन सीएससी बैकग्राउंड से होते हो, आपने खुद उन टेक स्टैक्स पे काम नहीं किया है, आपको उन लैंग्वेजेस की अच्छे से नॉलेज नहीं है, एंड अचानक से सपोज स्टार्टअप या एमएनसी में गए और वहाँ एकदम से आपको टास्क पे टास्क मिलने लगे. सो हाउ डू यू मैनेज, लाइक आप कैसे सीखते हो एंड फिर कैसे डिलीवर करते हो इतना जल्दी? तो देखो एक जो अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसको यूजुअली एक ही लैंग्वेज ऐसी आती है जो बहुत अच्छे से आती हो, मतलब एंड टू एंड. यूजुअली एक केस होता है, और बाकी जितना भी काम होता है वो मतलब सीखते जाते हैं, मतलब दे रिलेट टू देयर प्राइमरी लैंग्वेज. यूजुअली ऐसा ही केस होता है, मैंने अभी तक जहाँ भी देखा है 1 या 2 लैंग्वेजेस आती होंगी, 3 लैंग्वेजेस आती होंगी. बट आपको जो काम होता है वो हमेशा नया टाइप का होता है. ऑब्वियसली आप नया काम करोगे ना, तो सीखना तो देखो हर जगह है. तो मतलब वो अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर की ना एक अपने अंदर से होती है कि हाँ एक नया चैलेंज है, एक कुछ नया सीखने मिलेगा. तो एनीवे आपको नई नई चीज़ें तो करती रहनी पड़ेगी. इवन अगर आपको 3 लैंग्वेजेस आती होंगी, 4 लैंग्वेजेस आती होंगी, आगे जाके एक ना एक तो आपको ऐसा टास्क मिलेगा ही जो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि हो क्या रहा है, कैसे करना है. तभी तो मज़ा है ना, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तभी तो मज़ा है कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपने सोची नहीं है, ऐसी लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो जो आपने पहले कभी काम नहीं किया है. तो दैट इज़ एक्साइटिंग, मतलब दैट इज़ चैलेंजिंग. तो वही मज़ा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का. तो मतलब ऐसा प्रेशर नहीं डेवलप होता कि यार ये चीज़ सीखनी है एंड डिलीवर भी करना है जल्दी, तो वो कैसे मैनेज करते हो, लाइक जल्दी से सीखा जल्दी से डिलीवर किया? तो हाँ प्रेशर होता है नो डाउट. तो वो अगर टीम पे बहुत डिपेंड करता है. अगर मैनेजर समझता है कि हाँ पहली बार कर रहे हैं तो फिर ठीक है.
तो इस मामले में ना थोड़ा मैनेजर को अकल होनी चाहिए कि अगर आपको पहले से ही लैंग्वेज आती है तो आपको टाइट डेडलाइन दो। तो यूजुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ना अपना खुद का एस्टिमेट करने के लिए बोला जाता है कि आप खुद एस्टिमेट करके बताओ वो कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं किसी न्यू चीज़ पे काम कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ कि भाई ये नहीं आता है तो उसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद हम कर लेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है क्योंकि हमें सीखना होता है। यूजुअली कंपनीज में सबको समझ आता है, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। इतना हवा की बात नहीं होती है कि यार आता नहीं है कैसे करेंगे, 1-2 दिन में समझ जाते हैं, गूगल करो, दूसरों के प्रोजेक्ट्स देखो, समझ जाते हैं। राइट। एंड ऑल्सो मतलब बहुत से फ्रेशर्स और बहुत लोग जो अभी नई ज्वाइन किए उनको भी ये चीज़ डाउटफुल रहती है। तो मेरा भी यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइक आपको एक बार ही कम्युनिकेट करते हो ना कि आपको ये चीज़ नहीं पता, और फ्रेशर्स को तो जनरली भी वो ज़्यादा टाइम देते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि यार ये इंडस्ट्री में भी नए नया है। तो वो इशू बिल्कुल क्रिएट नहीं होता कि यार जल्दी से सीखें, जल्दी से करें, मतलब इतना हौस पौस नहीं होता जितना कि सुनने में लगता है। क्योंकि डेफिनेटली टीम अगर अच्छी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, एंड फिर आप खुद से भी कोशिश करते हो कि यार अच्छा करते रहें। मैंने ना एक चीज़ बहुत बार बोली है और मैं बोलती रहती हूँ कि कभी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ आता है। इवन जो आपके मैनेजर्स है, जो टेक्निकल लीड्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो इफ दे आर गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दे विल नो कि भाई तुम भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, सब मिलकर सीख ही रहे हैं, तभी तो आप नए चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हो ना। तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि अगर आपको लर्निंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इट्स ओके। ठीक है, मतलब बिल्कुल समझ आया, मुझे भी समझ आया, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड ऑल्सो लाइक कंपनी, जैसे हम देखते हैं कि यार एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम किया एंड देन उसने कंपनी स्विच कर ली। सो लाइक आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हम कंपनी स्विच जब करते हैं, सो डेफिनेटली मैंने सुना है कंपनी स्विच करने के उसमें आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीमेंट होती है, बट ऑल्सो लाइक आई वॉन्ट टू आस्क यू कि सपोज एक बंदा किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है, सो व्हाट कुड बी द सिनेरियोज जहाँ पे आप सोचते हो कि यार मुझे कंपनी अभी स्विच करनी है, लाइक स्विच करने पे आपको वो क्या डिफरेंसेस फील होने वाले हैं? ओके, सो लोग अलग अलग रीजंस की वजह से स्विच करते हैं। एक होता है कि आपका जो लर्निंग कर्व था वो थोड़ा फ्लैटन होते जा रहा है, मतलब आपका जो आप नया सीख सकते थे उस टीम में रह के आपने वो सीख लिया। तो कुछ लोग क्या होते हैं वो टीम स्विच भी करते हैं कंपनी के अंदर, पर कुछ कंपनीज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, ज़्यादातर कंपनी सपोर्ट नहीं करती है ये टीम स्विच वाली चीज़। तो आप एक टीम से दूसरी टीम में जाओगे तो आपको नई चीज़ें सीखनी मिलेंगी, राइट। तो जो कंपनीज नहीं करती हैं सपोर्ट, मतलब या उतना रेज नहीं देंगी या जो भी, तो यूजुअली कंपनी स्विच कर लेते हैं लोग। क्या होगा कि आप नए प्रोडक्ट पे काम करोगे, नई अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यूजुअली लोग, अगर आप देखो ना, जैसे मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करना चालू किया था, मैं फिर से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करना नहीं चाहूँगी, मैं अलग प्रोफाइल में काम करना चाहूँगी। तो सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नई नई चीज़ों पे काम करो। तो यूजुअली लोग इसलिए स्विच करते हैं। कुछ लोग इसलिए भी स्विच करते हैं कि वहाँ पे रेज नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, वो सब सेकेंडरी केसेस होते हैं कि या तो टीम अच्छी नहीं लग रही, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कि दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, लोग इसलिए करते हैं। पर जो प्राइमरी रीज़न होता है वो ये होता है कि यार अब इधर का काम हो गया, अब नया काम करने का मन है, चलो नई कंपनी में चलते हैं। ओके, सो ये रीज़न है लोगों के स्विच करने का, सही है। अभी मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, वो ये कि जैसे आपने खुद अपनी जो प्रिपरेशन थी वो फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था, जैसे कि आपने अपने बाकी इंटरव्यूज़ में बताया है। सो आई वांटेड टू नो कि यार जब आपने फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं लगा कि यार टाइम बहुत कम है प्रिपेयर करने को, या एनीथिंग लाइक दैट? आपको ऐसा लगता हो कि यार एक बंदा अगर इतना टाइम प्रिपेयर करता है तो यार वो फिर एक किसी अच्छे पर्टिकुलर कंपनी में लैंड कर जाएगा? तो ऑब्वियसली यार थोड़ा तो लगता ही है, बट मेरी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी उसमें मेरे अलावा कोई था ही नहीं जो इतना सीएस के लिए कर रहा हूँ, है ना। मैं सीएस वालों से क्यों कंपेयर करूँ, वो लोग 4 साल से वो कर रहे हैं जो मैंने अभी भी स्टार्ट किया। बट मेरे को अपने आप पे बहुत विश्वास था कि मैं फाइनली वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है करना, मतलब आई एम रियली एंजॉइंग इट, ऐसे दिल से मज़ा आ रहा है मेरे को कोड करने में। तो मतलब आई वॉज वेरी पेशेंट कि यार भले मैं 1 साल बात कर पाऊँ, मतलब उस पोजीशन पे पहुँच पाऊँ, बट मैं खुशी से काम करूँगी, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आएगा वो करने में। एंड शायद इसलिए मेरा लर्निंग कर्व बहुत अच्छा रहा है। मे बी अगर मैं सीएस लेके उतना जाती तो मेरा लर्निंग कर्व उतना अच्छा नहीं होता, बट अभी जितना अच्छा है मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैंने सब कुछ खुद सीखा और मैं खुद पढ़ती हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ओके खुद किया और मेरी स्टोरी मेरी अपनी है, यू नो, कि मेरे को मज़ा आता है इसलिए मैं पढ़ती हूँ, और मेरे को जो पढ़ने का मन करता है मैं वो पढ़ती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आई एम नॉट फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि यार पहले से सीएस ले लेते तो मैं ज़्यादा अच्छा कर रही होती। आई डोंट थिंक सो। राइट, ये काफ़ी अच्छा, मतलब आपने अपनी स्टोरी बता के, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जल्दी करना है, कॉलेज ख़त्म हो रहा है, उनके लिए भी एक काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ है कि मतलब आपने इस तरह से सोचा, खुद को बूस्ट किया। एंड मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा जैसे आपने बताया कि मतलब जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए।
यार कंपटीशन जो सब लोग करते हैं ना, कंपटीशन किससे कर रहे हो? मतलब सब लोग अलग अलग रेस में, मैं बार बार ये बोलती रहती हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट आपका अलग है, आप अलग कंडीशंस में हो, आपका खुद की कैपेसिटी अलग है, यू नो, सीखने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो कंपेयर क्यों करना है? आप अगर अपने आप को रोज इंप्रूव करते रहोगे ना, यू विल डू मच बेटर देन यू वुड हैव एवर थॉट। तो बस अपने आप से कंपेयर करके रोज थोड़ा थोड़ा बेटर करो, एक नया कॉन्सेप्ट सीखो एंड यू विल डू ग्रेट। आई एम नॉट श्योर मतलब कि ऑडियंस को कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे आपकी बातें सुन के भी काफ़ी मेरे अंदर भी बहुत से थॉट्स आ रहे हैं कि ओ इस तरह से सोचा जा सकता है, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। सो या दैट्स इट। सो यही था हमारा और कीर्ति दी की जो हम बातें करना चाह रहे थे। आई एम नॉट श्योर आपको कितना अच्छा लगा कितना अच्छा नहीं लगा, वो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताना। सो वीडियो एंड करने से पहले यार आई जस्ट वांटेड टू टेल वन थिंग। यार कीर्ति दी खुद एक यूट्यूब चैनल रन करती हैं एंड सच में वो इतने अच्छे अच्छे कोडिंग सॉल्यूशंस और ट्रिक्स देती हैं। लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स का तो उन्होंने क्या ही बढ़िया यूज़ करा है, तो आप सबको जाना चाहिए और एक बार उनके चैनल को ज़रूर चेक करके आना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो कीर्ति दी आप कुछ बोलना चाहोगे वीडियो एंड करने से पहले? तो आप बोल दो, फिर हम वीडियो एंड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी एंड आई होप आप लोगों को मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगेंगे। एंड अंशिका, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप डूइंग इट। सो आई होप कि आप ऐसे यू नो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहो एंड आई होप आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन अ सिमिलर वे। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच कीर्ति दी। सो या बाय बाय गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और कन्वर्सेशन या कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।